Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss metals and alloys, a very detailed and descriptive lecture about metals and alloy. And मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद और इसके अलावा आप किसी भी लेक्चर को ना देखें. And I will explain each and every detail about metals and alloys. So let's start the video. देखो, what is metals? Metal is an element that ionize positively in a solution. Very simple definition. वो एलिमेंट जो कि हमारे पास सोल्यूशन में पॉजिटिवली आयोनाइज होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, सो इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है. देखो, आपने देखा होगा मेटल्स आर कंडक्टर. वाई दे आर कंडक्टर? बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन दे लॉस इलेक्ट्रॉन they are positively ionized. So any element that ionizes positively in a solution is called metal. Very simple and conceptual definition. They possess following properties. देखो, with the exception of mercury, metals are generally hard and lustrous, shiny, possess crystalline structure in which metals are closely packed, are opaque and good conductors of heat and electricity, as I told you, due to free electrons or ions. Malleable and ductile. Malleability and ductility I discuss in physical properties of dental material in very detail. So malleability and ductilities are the property of metals. अच्छा, एलाइज. व्हाट इज एलाइज? देखो, मेटल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब एलाइज क्या है? एन एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. देखो, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेटल्स कंबाइन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एलाई कहते हैं. इट इज़ द कम्बिनेशन, इट इज़ द सम, इट इज़ द, यू कैन से, द टोटल ऑफ एन एलाई मेटल. सॉरी. अच्छा, इसके जो क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर हम किस पर फोकस करेंगे जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो. बाइनरी एलाई. बाइनरी मीन्स टू, एलाई मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स. सो जिसमें दो मेटल्स हो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी. जिसमें 3 मेटल हो उसको क्वाटरनरी, टर्नरी कहते हैं, और जिसमें 4 हो उसको फिर क्वाटरनरी कहते हैं. तो इस तरह मेटल्स का कम्बिनेशन होता है और वो फिर एलाई बनाते हैं. अच्छा, ये मिक्सचर है, आपने याद रखना है. इट इज़ नॉट अ सस्पेंशन, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ कोलाइडल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. अच्छा, यूजेस ऑफ एलाइज इन डेंटिस्ट्री. अब एलाइज के यूजेस क्या है डेंटिस्ट्री में? देख लो. स्टील एलाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड वायर्स फॉर ऑर्थोडोंटिक्स. देखो, ऑर्थोडोंटिक्स का जो ब्रांच है, जो डेंटिस्ट्री का ब्रांच है, वो हमारे पास एलाइज के बगैर इम्पॉसिबल है. हम इंस्ट्रूमेंट्स देख ले, हमारे पास कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉन कटिंग है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, वो सारे के सारे एंड ऑलमोस्ट मेजॉरिटी वो जो है वो हमारे पास मेटल से बनते हैं, एलाइज से बनते हैं. अच्छा, वायर्स हो गए, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. गोल्ड एलाइज एंड एलाई कंटेनिंग क्रोमियम, क्राउन्स, इनलेज एंड डिंचर बेसिस. देखो, क्राउन्स भी हम जानते हैं, इनलेज भी मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया पहले वीडियो में, एंड डिंचर बेसिस. अच्छा, डेंटल एमलगम इज इन एलॉय कंटेनिंग मर्करी यूज एज अ डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल. देखो, वायर से लेकर फिलिंग तक इतना वाइड रेंज है एलाइज का डेंटिस्ट्री में यूजेस का. तो डेंटिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि एलाई इज़ वन ऑफ द बेसिक बैकबोन, जस्ट लाइक जिप्सम एंड वैक्सेस. तो आप ने एलाइज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. देखो, पर आए स्टील एलाइज, गोल्ड एलाइज, डेंटल एमलगम्स, ये हर एक पर अलग अलग चैप्टर है. कोबाल्ट क्रोमियम, क्रोमियम निकल क्रोमियम, हर एक पर मेटालर्जी जो है, हर एक पर अलग अलग चैप्टर है जो कि मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूँ. लेकिन ये जो पहला लेक्चर है ना, ये बेसिक्स है. अगर आप ये सही से सीख लो ना, तो जितने भी फिर एलाइज आएंगे उसमें माइनर चेंजेस होंगे, माइन्यूट चेंजेस होंगे और डिफरेंस होगा, वो जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा. लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होगा वही यही वो यही होगा. तो आपने इसको डिटेल से और कंसेप्ट से पढ़ना है. अच्छा, द शेपिंग ऑफ एलाई. देखो, एलाइज हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, इन गॉड्स में होते हैं. देखो, मेरे पास एक रफ एलाई है जो ऑर्स, मैंने ओर्स पेवर फॉर्म वो नहीं पढ़े क्योंकि वो बहुत भी बेसिक होगा, आपको आता होगा. मेटालर्जीज, ओर्स हमारे पास है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल नहीं है, उसके साथ अदर एलिमेंट्स होते हैं. देखो, मैंने एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया मिनरल से. अब हमारे पास वो मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स देंगे ना. वायर्स कैसे बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाएंगे. तो ये जो शेपिंग है ना, ये 3 प्रोसेस से होता है हमारे पास. मेटल्स जो शेप होता है, देखो, हम मेटल मुख्तलिफ, एक मेटल है उससे हम हज़ारों चीज़ें बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेजर प्रोसेस. इसके अलावा और भी प्रोसेस है, लेकिन ये जो है ये 3 मेन प्रोसेस है. अच्छा, शेपिंग ऑफ एलाई कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय वन ऑफ द 3 मेथड्स, नेमली कास्टिंग, कोल्ड वर्किंग एंड एमलगमेशन. कास्टिंग हमने पढ़ा है और कोल्ड वर्किंग एंड एमलगमेशन में आपको अब आगे पढ़ाने वाला हूँ. कास्टिंग क्या है? इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ मटेरियल until it become molten when it can be forced into an investment mold which has been prepared from the wax pattern. I think you got it.
कूल वर्किंग इन्वॉल्व्स अ मैकेनिकल शेपिंग। क्या है कूल वर्किंग में? क्या है? मैकेनिकल शेपिंग है ऑफ द मेटल एट लो टेम्परेचर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कूल वर्किंग में हम क्या कहते हैं, इसको हम हैमरिंग भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो मेजॉरिटी जो वर्कर्स है वो यही प्रोसेस ऑक्युपाई करते हैं या कैरी ऑन करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हम मैकेनिकली मेटल्स को शेप करते हैं थ्रू फोर्स, थ्रू हैमरिंग, थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो हम क्या करेंगे, जो डक्टिलिटी है और मेलेबिलिटी का एडवांटेज लेके, देखो अगर मैं एक डक्ट बना रहा हूँ, एक वायर बना रखा हो, इसके अलावा कोई लेंथ वाइज मुझे मटेरियल चाहिए, तो हमें हमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है मेटल का यूटिलाइज करना है? डक्टिलिटी। अगर मुझे कोई शीट्स बनाने हैं तो मेलेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो मुझे ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो कूल वर्किंग क्या है? हमारे पास एक मैकेनिकल शेपिंग है ड्यू टू हैमरिंग और ड्यू टू अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज जो कि डिसलोकेशन से ज़्यादा हो। मैं आगे इसको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अब जस्ट यहाँ पर नेम याद कर लो कि कौन से प्रोसीजर्स अप्रोचेस हमारे पास है जिससे हम मेटल को शेप दे सकते हैं। कूल वर्किंग और एमल्गेमेशन। एमल्गम चैप्टर में मैं डिटेल से पढ़ूंगा, कूल वर्किंग इस चैप्टर में पढ़ूंगा, और कास्टिंग हमने ऑलरेडी इंप्रेशन कास्टिंग का अलग चैप्टर मैंने पढ़ा है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के आउट कुछ भी नहीं है। सम एलाई कैन बी मिक्सड विद मर्करी टू फॉर्म अ प्लास्टिक मास। यहाँ पर मैकेनिकल शेपिंग था, यहाँ पर हम मरकरी से मिक्स करते हैं। to form a plastic mass which gradually hardens by chemical reaction followed by crystallization. Very simple, and I will discuss in amalgam chapter. अच्छा, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है ये आपको बहुत ही वो जो हम कहते हैं बारीक बीनी से और बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करने वाला, लेकिन आप फुल कंसंट्रेशन से मेरे बातों को सुनो और पिक करो। अगर आपको याद नहीं आता, एक बार समझ नहीं आता, तो वीडियो को रिपीट करते जाओ, लेकिन इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि इस पर 6 चैप्टर्स जो हमारे पास मेटलर्जी की है वो हमारे पास इस पर बेस करते हैं। तो आप यहाँ पर सीख लो, फिर हर चैप्टर में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ वैसे ही इंक्रीज होगा और आपको फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मेटल्स हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट. When a molten metals or alloy is cooled, the solidification process involves crystallization and is initiated at a specific site called nuclei. Crystal grow as a dendrites, three-dimensional branch structure emanating from the central nucleus. क्या बात हो रही है? हमारे पास एक एलाई है, एलाई को हम कब बनाएंगे? जब हम मेटल को मॉल्टन करेंगे। तो जब हम दो मॉल्टन मेटल्स को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेटल मॉल्टन स्टेट में ये है और एक ये है, ये मॉल्टन स्टेट में है, हम इस मेटल से एलाइज बनाना चाहते हैं, तो हम दोनों को मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो और आप ये क्या हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जब ये सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफिकेशन आएगा, तो क्या बनेंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे, जहाँ से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी। क्रिस्टलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे पास मॉल्टन मेटल था वो क्या करेगा, सॉलिड में चेंज होगा, और दोनों का जो क्रिस्टल्स है वो एक दूसरे के साथ हमारे पास क्रॉस लिंक हो जाएंगे, तो एक दो मेटल्स का एलाइग मिक्सचर बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। जब हम मॉल्टन एलाई को कूल करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन होगी। सॉलिडिफिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से इनिशिएट होगा, जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास न्यूक्लिया है, ये इससे जो क्रिस्टल्स ग्रोथ है वो क्या है, हमारे पास डेंड्रेटिक फॉर्म में है, स्पिरुलेटिक फॉर्म में है, कोई खास डायमेंशन में नहीं है। इसको इक्वी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आया है, तो यही बात हो रही है। ईच क्रिस्टल इज नोन एज ग्रेन। देखो हमारे पास एच क्रिस्टल, देखो मेरे पास न्यूक्लियाई था, इसके इर्द गिर्द डेंड्राइट्स थे। अब इस एक चीज़ को मैं लेकर, अगर मैं इसको लेकर काउंट करूँ तो ये क्या है हमारे पास एक ग्रेन है। पिक्चर्स आने वाले हैं, मैं सब दिखाने वाला हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो से यहाँ पर पिक करो। ईच क्रिस्टल नोन एज ग्रेन एंड द एरिया बिटवीन टू ग्रेन इन कॉन्टेक्ट इज ग्रेन बाउंड्री। मेरे पास एक ग्रेन ये है और एक ग्रेन ये है, इसकी जो कांटेक्ट एरिया है एक दूसरे के दरमियान वो क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री होगा। पिक्चर्स में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। पोजेस इक्वी स्ट्रक्चर, वही इक्वी स्ट्रक्चर, हर एंगल में हमारे पास जो है वो इक्वल एक्सटेंशन है, तो आप पर्टिकुलर शेप उसको नहीं कह सकते। इक्वी शेप हमारे पास होता है एक एलाई का। अच्छा देखो, ग्रेन साइज, यही बात हो रही थी। देखो ये एक ग्रेन है, इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, उसमें जो ग्रोथ है उस क्रिस्टल का ग्रोथ होगा। ये हमारे पास क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज है। देख लो ये क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज है। ये हमारे पास क्रिस्टल्स है एक ग्रेन के, देखो ग्रेन है ये ग्रेन बाउंड्रीज है।
अच्छा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मेटल्स के मुख्तलिफ अक़साम है। इस ग्रेन बाउंड्रीज को देख लो, इसको देख लो, यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर देखो ग्रेन्स बड़े हैं, ग्रेन बाउंड्रीज भी हमारे साथ बड़े हैं। यहाँ पर ग्रेन्स छोटे हैं, ग्रेन बाउंड्रीज स्मॉल है, लेकिन ग्रेन नंबर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर भी ग्रेन नंबर ज़्यादा है, तो इस बात को पिक करो। इस पिक्चर में ग्रेन साइज बड़ा है और इस पिक्चर में ग्रेन काउंट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है। इस बात की एक यूज़ आने वाला है। तो आप यहाँ पर अपने आप को क्लियर करो। हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स है, मेटल ऐसा भी हो सकता है, इस मुख्तलिफ 8 किस्म के जो है ग्रेन ग्रोथ हमारे पास हो सकते हैं। तो आपने इसको पिक कर लो। देखो, कोर्स ग्रेन स्लो कूलिंग, फ्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, लार्जर ग्रेन साइज, फाइन ग्रेन रैपिड कूलिंग। देखो इस स्लाइड को समझो। मेरे पास ये जो मेटल है इसका शेप कैसा है? कोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मॉल्टन इलाई था, ये जो मॉल्टन इलाई था, मॉल्टन मेटल था, उससे जब हम इलाई बनाएंगे तो मैंने कहा कि हम क्या करेंगे? सॉलिडिफिकेशन करेंगे। तो जब हम ये सॉलिडिफिकेशन स्लो करेंगे तो जो ग्रेन बनेगा ये क्या बनेगा? हमारे पास कोर्स बनेगा। और ये जो ग्रेन साइज है वो भी क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा होगा। आर यू गेटिंग? ग्रेन साइज ग्रेट होगा, ग्रेन नंबर कम होगा, हमारे पास स्लो कूलिंग होगी, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन इसकी एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, इसमें कोरिंग कम होगी। कोरिंग एक फिनोमेना है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अब मैं स्लो कूलिंग आपसे सिनेरियो बनाई जाएगी कि स्लो कूलिंग में क्या क्या होगा। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लो कूलिंग में हमारे पास लार्जर ग्रेन बनेंगे, न कि मोर ग्रेन। स्मॉल ग्रेन, सॉरी, लार्जर ग्रेन, वीक स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन एंड स्लो कूलिंग। देखो हमारे पास ग्रेन बाउंड्रीज भी लार्ज है, ग्रेन बाउंड्रीज भी लार्ज है, ग्रेन साइज भी लार्ज है और कोर्स ग्रेन है। इसके बरकस हमारे पास जो फाइन ग्रेन है वो कैसे इश्यू होंगे? रेपिड। अगर हम रेपिड कूलिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास फाइन ग्रेन अपटेन होगा, स्मॉल ग्रेन साइज होगा, मोर ग्रेन नंबर होगा, मेटल विल बी फाइन ग्रेन एंड मेटल विल बी हार्ड। यहाँ पर मेटल सॉफ्ट होगा। देखो, आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। अच्छा देखो, इस पिक्चर में फिर भी जूम हुआ है। आप मेरे ख्याल से अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमारे पास स्लो कूलिंग है, ये हमारे पास फास्ट कूलिंग है, इसको क्विंचिंग भी कहते हैं। ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हम इस तरह ऑब्टेन करते हैं एक टेम्परेचर से, और एक सीडिंग फिनोमेना है वो आगे आने वाला है। इसके अलावा ये हमारे पास ये भी सबसे लार्जेस्ट ग्रेन साइज़ ये है, और फिर इसके बाद जो इस तरह आ रहा है तो स्मॉल होता जा रहा है। तो ग्रेन साइज एंड ग्रेन नंबर आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, मेथड्स ऑफ फार्मिंग फाइन ग्रेन। हम चाहते हैं कि हमारे पास फाइन ग्रेन्स बन जाए। तो कैसे हम फाइन ग्रेन्स को बनाते हैं? एक क्विंचिंग है और एक हमारे पास है सीडिंग फिनोमेना। इसके अलावा और भी अप्रोचेस है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। Process by which a fine grain structure can be achieved by rapid cooling of molten metals following casting. This process ensures that many nuclei of crystallizations are formed. वही बात, many grains, many nuclei of crystallization, यही बात हो रही है। ये जो है हमारे पास है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, सीडिंग, रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। सीडिंग को हम कहते हैं रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये फाइन क्विंचिंग हमारे पास फाइन ग्रेन एक्चुअली करेगा और सीडिंग हमारे पास रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर अचीव्ड बाय सीडिंग मॉल्टन मटेरियल विद इन एडेटिव मेटल विच फॉर्म अ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, इस मेटल में खुद ही ज़्यादा न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और अगर हम एक्सटर्नली एक मेटल ऐड करेंगे जो कि एक न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई प्रोवाइड करे, इंटरनली हमारे पास मेटल में टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहा, हम एक्सटर्नली न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारे पास सीडिंग फिनोमेना होगा, क्योंकि हम सीड कर रहे हैं मेटल को, एक न्यूक्लियाई को। सो आई थिंक दिस अप्रोचेस आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। क्विंचिंग मीन्स रिपीट कूलिंग। व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैंने बता दिए। डिसएडवांटेज क्या होगा? जब हम रैपिड कूलिंग करेंगे तो हमारे पास कोर स्ट्रक्चर बनेगा। ये अब बात याद रखो, आगे मैं डिटेल करने वाला हूँ कैसे बनेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसकी जब कोर स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी पिक कर लो, जब कोर स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा? हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंस कम होगा और मेटल विल बी मोर वल्नरेबल टू कोरोजन। इसके बरकस सीडिंग में हमारे पास जो स्लो कूलिंग है, ये जो स्लो कूलिंग है, इसमें क्या होगा? इसमें मेटल्स तो फाइन स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, इतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन ये लेस कोर्ड होगा और मोर रेजिस्टेंस होगा कोरोजन को। अच्छा देखो, ये ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ इनगॉट है। ये हमारे पास जो क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज है, सॉरी ये ग्रेन एक मेटल है, ये हमारे पास ग्रेन बाउंड्रीज है, ये फाइन स्ट्रक्चर है, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, ये फिब्रस स्ट्रक्चर है, एक ये एक्वीएक्स्ड है, ये फिब्रस है। देखो, स्मॉल एक्वीएक्स्ड ग्रेन, कॉलमनर ग्रेन्स, लार्ज एक्वीएक्स्ड ग्रेन।
एक्वीएक्स ग्रेन और स्मॉल हमारे पास जो एक्वीएक्स ग्रेन जो कन्वर्ट करते हैं फिब्रस ग्रेन को, तो इस प्रोसेस को कूल वर्किंग कहते हैं। ये मैं दिखाने वाला हूँ। जो हमारे पास मैकेनिकल शेपिंग था, तो उसमें क्या होता है, एक्वीएक्स स्ट्रक्चर किस चीज़ को कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास कॉलमनर और फिब्रस स्ट्रक्चर को। अच्छा, डिसलोकेशन क्या है? Although there is general tendency toward a perfect crystal structure, but there are also flaws or defects known as dislocation. Clear? It is flaws and dislocation. How it arises will be explained. Dislocation affect ductility of metal. देखो D से आप D को याद कर लो। डिसलोकेशन का इफेक्ट किस पर होगा? डक्टिलिटी पे होगा, ना कि मेलेबिलिटी पर, क्योंकि ये फाइबर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। लॉन्ग चेन ग्रोथ जो हो रहा है उसको इफेक्ट कर रहा है। जो ग्रेन एरिया वाइज हमारे पास ग्रोथ करेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होंगे। ये एक फ्लाज है, डिफेक्ट्स है इन लेंथ वाइज डायरेक्शन, तो आप इस तरह भी कह सकते हो। ड्यू टू डिसलोकेशन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म मेटल्स। प्लेन अलॉन्ग विच अ डिसलोकेशन मूव इज कॉल्ड स्लिप प्लेन। देखो एक डिफेक्ट है, जिस डायरेक्शन में डिफेक्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? स्लिप प्लेन। एक किस्म की स्लिपिंग हो रही है मेटल्स की। किस तरह हो रही है, पिक्चर आने वाला है। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मोमेंट इज यील्ड स्ट्रेस। अच्छा, इस हमारे पास ये मोमेंट स्लिप हो रहा है ना, देखो इस पिक्चर में देख लो, ये स्लिपिंग हो रही है मेटल्स की। देखो ये शेप हमारे पास नॉर्मल ऐसे था, स्ट्रेस अप्लाई हो गया, हमारे पास स्लाइडिंग प्लेन हो रही है, इसलिए स्लाइडिंग प्लेन है। और जो स्लाइडिंग प्लेन पर जो हमारे पास जो स्ट्रेस इस मोशन को कर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? यील्ड स्ट्रेस कहेंगे। ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म अ नेचुरल बैरियर टू द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन। देखो ग्रेन बाउंड्रीज क्या करेंगे? एक बैरियर प्रोवाइड करेंगे डिसलोकेशन को। मेटल्स विद अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर पोजेस मोर ग्रेन बाउंड्रीज, देयरफॉर दे आर हार्डर एंड हैव हायर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस देन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। देखो मोर ग्रेन बाउंड्रीज, नॉट लार्जर ग्रेन बाउंड्रीज। सो यू शुड पिक दिस। मोर ग्रेन बाउंड्रीज बनेंगे। मैंने ये बात डिटेल से बार बार कही है, एंड आई थिंक यू विल बी क्वाइट क्लियर अबाउट दिस। ये हमारे पास क्या हो रहा है? डिसलोकेशन हो रहा है। देखो ये मेटल ये नॉर्मल डायमेंशन उसकी इस तरह होने चाहिए। देखो ये गैप क्रिएट हुआ है, तो ये क्या है? हमारे पास डिसलोकेशन है। जिस प्लेन में हो रहा है ये स्लिप प्लेन है। जो फोर्स कर रहा है इसको, स्ट्रेस कर रहा है इसको यील्ड स्ट्रेस कहेंगे। और किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? डक्टिलिटी को इफेक्ट करेगा। देखो हमारे पास क्या हो रहा है? डिसलोकेशन हो रहा है। किस प्लेन में हो रहा है? कॉल्ड स्लिप प्लेन। अच्छा, कूल वर्किंग क्या है? It involves a mechanical shaping of metal at low temperature, taking advantage of high value of ductility and malleability. Permanent deformation take place. देखो permanent deformation है on the application of sufficient high forces. High forces हम मैंने कहा कि external forces होंगे, वो किस भी फॉर्म में हो सकते हैं, हैमरिंग में भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो हम एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई करेंगे। अच्छा, ड्यू टू मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन अलोंग स्लिप प्लेन्स। देखो कूल वर्किंग में क्या होगा? एक्स चेंज होगा फेब्रस को, और डिसलोकेशन हो जाएगा। जब डिसलोकेशन हो जाएगा डक्टिलिटी कम हो जाएगी, मेलेबिलिटी भी कम होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली डक्टिलिटी इफेक्ट होगी। दीज चेंजेस अकर व्हेन द स्ट्रेस इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस एंड रिलेटिवली लो टेम्परेचर। मेटल कैन बी hammered into sheet by application of compressive force, malleability, drawn into wires by application of tensile force, ductility। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। अच्छा देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल मेटल है, हमने शेप किया, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज है ना, ये हमारे पास एक बाल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैंने कहा हैमर फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो क्रिस्टल ग्रोथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है क्रिस्टल शेप फ्रॉम ग्रेन साइज टू एक्स शेप। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को ये दो पोर्शंस ले लो, इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा है। देखो कूल वर्किंग का एक डिसएडवांटेज है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हम इस तरह स्टेटमेंट बुक में दिया होता है, कूल वर्किंग एंड हमारे कूल वर्किंग रिड्यूस डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। क्यों? देखो इस पोर्शन में ज़्यादा डक्टिलिटी होगी या इस पोर्शन में? ऑब्वियस है इस पोर्शन में ज़्यादा डक्टिलिटी होगी। यहाँ पर तो ऑलरेडी डक्टिलिटी हमने कंज्यूम कर ली, यहाँ पर हमने डक्टिलिटी क्या, डक्टिलिटी से हमने बेनिफिट उठाया ना, तो कूल वर्किंग से इस तरह डक्टिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डक्टिलिटी ऑलरेडी हमने कंज्यूम की, तो मोर चांस ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी विल बी डिक्रीज ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग। कूल वर्किंग प्रोड्यूस चेंज इन मैक्रोस्ट्रक्चर, डिसलोकेशन गेट कंसिडर्ड द ग्रेन बाउंड्रीज। देखो जो हमारे पास थे इस डायग्राम से ये बात हो रही है, हमारे पास जो है यहाँ पर एकमुलेट हो जाएंगे स्ट्रेसेस। अच्छा, ग्रेन शेप, ग्रेन टेक अप मोर फेब्रस स्ट्रक्चर रादर देन एक्स स्ट्रक्चर। Effect of cool working on a material. Advantages: work hardening, strain hardening, cool working increase the same है, work hardening and strain hardening and cool working are same. Hammering also used for these later words. Increase the hardness and strength of the metal and renders it high
higher value of yield stress. So cool working is also known as work hardening और strain hardening. ये दोनों नाम आपने याद करने हैं क्योंकि हमारे पास थ्रू स्ट्रेन हम हार्डनिंग कर रहे हैं। ये कोई चेंजेस आ रहे हैं ना, ये तो क्या है, चेंजेस है। चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन एक स्ट्रेन ही है, स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेनिंग हमारे पास बेनिफिशियल स्ट्रेन है जो हमारे पास स्ट्रेंथ को एनहेंस कर रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग, वर्क कर रहे हैं मेटल पर ताकि वो हार्ड हो जाए। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? कूल वर्क मेटल बिकम मोर ब्रिटल, ऑब्वियस है, डक्टिलिटी जब डिक्रीज होगी तो ब्रिटल ही होगा। बिकॉज देयर इज लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी ऑफ द मेटल, वेरी सिंपल। फर्दर कूल वर्किंग में रिजल्ट इन फ्रैक्चर, ऑब्वियस है, जब हम आगे लिमिट से जाएंगे तो फ्रैक्चर ही होगा। आफ्टर कूल वर्किंग देयर इज इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ द मेटल, देखो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इन द मेटल विच कैन काज क्रैकिंग और डिस्टॉर्शन, दीज कैन बी ओवरकम बाय स्ट्रेस रिलीफ इनेलिंग। देखो जब हम मेटल को कूल वर्क करेंगे, वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। सो हम एक्शन कर रहे हैं, मेटल को हार्ड कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, अपने मर्जी के आप कह ले कि मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन उस मेटल्स में भी हमारे जो इस फोर्स को क्या होगा, एक रेजिस्टेंस तो डेवलप होगा, एक रिएक्शन तो डेवलप होगा ना। तो इसको इंटरनल स्ट्रेस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नली हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इंटरनली भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेस रिलीफ इनेलिंग। ये मुख्तलिफ प्रोसीजर है, टेम्परेचर से भी होते हैं, प्रेशर से भी होते हैं, आगे आने वाले हैं। अच्छा, क्या स्ट्रेस रिलीफ इनेलिंग? इट इज़ अ लो टेम्परेचर। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास स्ट्रेस रिलीफ इनेलिंग क्या है, लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट है। हाई टेम्परेचर क्यों नहीं है? देखो, which relieves internal stresses produced by cold working and has little effect on fibrous grain structure of the material. देखो अगर मैं कोल्ड स्ट्रेस रिलीफ इंजीनियरिंग हाई टेम्परेचर में करूँगा तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, ग्रेन मोबाइल हो जाते हैं, ग्रेन का जो शेप है उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हमने ऑलरेडी चेंजेस की है और उस चेंजेस की जो कास्ट हमें पे करना पड़ा है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस है। अगर मैं और टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, ग्रेन ग्रोथ, ग्रेन मोबिलिटी शुरू होगी, एटॉमिक मोमेंट शुरू होंगे, हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो एग्रीवेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लो टेम्परेचर कहते हैं, ताकि मेटल का जो मोबिलिटी है, जो शेप है ओवरऑल, वो उसमें कुछ डिफेक्ट्स ना आ जाए और हम जस्ट स्ट्रेसेस रिलीव करें। इसलिए लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट हमारे पास इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। आपने इस बात को याद रखना है। अच्छा, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर बिलो, क्या, टेम्परेचर बिलो नॉट अबाउ विच वर्क हार्डनिंग इज पॉसिबल इज टर्म एज क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखो अगर मेरे पास टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ऑलरेडी जो एटम्स है, जो क्रिस्टल्स है, वो मोबाइल फॉर्म में है, वही बात दोबारा आ रही है, वो क्या मोमेंट में है, शेप ऑलरेडी चेंज हो रहा है मेरे एक्सटर्नल फोर्सेस के बगैर। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर भी रिक्रिस्टलाइजेशन से ज़्यादा है और मैं हर वर्क हार्डनिंग भी करूँगा तो ये तो एक दूसरे को काउंटरैक्ट करेंगे, हमारा जो वर्क हार्डनिंग है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो इसलिए हम बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जाते हैं इन केस ऑफ कूल वर्किंग। तो आपने इस बात को पिक करना है। और एट अबव क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मेटल विल रिक्रिस्टलाइज रैपिडली। सिंपल है, अगर हम दोबारा टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, मैंने कहा कि मोबिलिटी शुरू होगी, ग्रेन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स वाला इफेक्ट होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अच्छा, ग्रेन ग्रोथ, if a metal is overheated or heated for too long during recrystallization, grain growth occur due to diffusion of atom across grain borders। वही मोबिलिटी और ग्रेन हमारे पास मूवमेंट का एटॉमिक मूवमेंट और क्रिस्टल मूवमेंट का कंसेप्ट बीच में आ गया। दिस रिजल्ट इन अ मटेरियल ऑफ कोर्सर ग्रेन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन अ पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। वेरी सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलाइज। देखो पहले हमने सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए मेटल्स के, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलाइज। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने मेटल में डिस्कस की है वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ मिस हुए हैं या यूनिक है वो यहाँ पर आपको दोबारा मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं वैसे नहीं चाहता कि आपका वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो और दोबारा एक सेम चीज़ को रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो चलो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वो फिनोमेना देखते हैं जो कि मेटल्स में हमने नहीं पढ़ी। देखो, इन द मॉल्टन स्टेट मेटल्स शो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी। व्हेन मॉल्टन मिक्स इज कूल वन ऑफ द फोर थिंग्स कैन अकर। देखो मैंने कहा कि एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, जो हमारे पास ये दोनों जब मॉल्टन फॉर्म में होंगे और ये सॉलिडिफाई होंगे, कूल होंगे, जब कूलिंग होगी तो ये सॉलिडिफिकेशन होगी ना, तो हमारे पास एलाई बनेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास फोर थिंग्स होंगे।
एज सच सिंपल फिनोमेना नहीं है कि जल्दी से हमारे पास क्या बन जाएगा, एलाई बन जाएगा। 4 फिनोमेना होंगे। देखो, कंपोनेंट कंपोनेंट मेटल रिमेन सॉल्युबल फॉर्मिंग अ सॉलिड सोल्यूशन। देखो ये दोनों जो मॉडर्न फॉर्म में सॉल्युबल है वो फिर सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्युबल रहेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, ये कॉमन सेंस की बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सॉलिड सोल्यूशन आर हार्डर, जो ये सोल्यूशन बन जाएगा आफ्टर मिक्सिंग दीज टू मॉल्टन, यहाँ पर जो सोल्यूशन बन जाएगा, ये जो सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, वो मोर हार्डर होगा, स्ट्रांगर होगा, हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट देन प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। देखो मैंने कहा कि ये मेटल है और ये एक मेटल ये है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, और फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्युबल रहेंगे, एक सॉल्युबल सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म करेगा जो कि हार्डर होगा, स्ट्रांगर होगा, बेटर प्रॉपर्टीज़ होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट मेटल्स। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? अच्छा, पहले जो सॉलिड सोल्यूशन में फिर भी हमारे पास फर्दर पॉसिबिलिटी है। जो सॉलिड सोल्यूशन है उसमें ऑर्डर है, रेंडम है, एंड हमारे पास पार्शली रेंडम है, तो इसमें फिर और भी पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, कंपोनेंट्स मेटल्स बिकम कंप्लीटली इनसॉल्युबल। यहाँ पर सॉल्युबल था, कंप्लीटली इनसॉल्युबल था। इन सॉलिड स्टेट ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन। देखो हमारे पास जो दोनों मेटल्स कंप्लीटली इनसॉल्युबल होंगे, तो ये जो हमारे पास मेटल बनेगा, जो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल ए है, ये फिर मेटल बी बन जाएगा, तो डिफरेंट लेयर हो जाएंगे। यहाँ पर मेटल ए होगा यहाँ पर मेटल बी होगा, कंप्लीटली इनसॉल्युबल। इस स्ट्रक्चर को हम कोर स्ट्रक्चर कहते हैं, जहाँ पर दो मेटल्स डिफरेंट फेज ऑक्युपाई कर ले, हो क्या होगा, कोर स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज कोर स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर हैविंग टू सेपरेट फेजेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो फर्स्ट सॉलिडिफाई हुआ है, देखो ये जो फर्स्ट सॉलिडिफाई हुआ है, ये कौन सा मेटल है? ये वो मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कंसेप्ट में समझाने वाला हूँ। ये जो लेटर जो पेरिफेरी में कूल हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बाद में कूल हो, हमारे पास सॉलिडिफाई हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। देखो सॉलिडिफिकेशन कब होगी? मोल्टन मेटल है, इसकी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास 100 नहीं 1000 डिग्री सी हमारे पास टेम्परेचर है। इसमें ये मेटल्स सॉलिड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में है। एक मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है फॉर एग्जांपल 900 डिग्री सी, दूसरे का है 500 डिग्री सी। तो अब बताओ, हम जब कूलिंग करते हैं तो 1000 से 0 तक आएंगे ना कि 1 से 1000 तक जाएंगे। तो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो विच वन इज़ क्लोज टू 1000, 900 और 500? ऑब्वियसली 900। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो फर्स्ट सॉलिडिफाई होगा, जिसका कम है वो लेटरली सॉलिडिफाई होगा। अगर हम 0 से ऊपर जाते थे तो जिसका लो होता वो पहले इफेक्ट होता, लेकिन हम ज़्यादा टेम्परेचर से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो क्या होगा, वो हमारे पास फर्स्ट सॉलिडिफाई होगा। अच्छा, टू मेटल्स में भी पार्शली सॉल्युबल भी हो सकते हैं। If the two metals show particular affinity for one another, they form intermetallic compounds. Intermetallic compound भी बन सकते हैं। तो completely soluble, completely insoluble, core structure, partially soluble, and intermetallic compounds. These are the 4 possibilities which can be estimated or predicted after cooling an alloy and two metals. अच्छा, कूलिंग कर्व क्या है? देखो, characterization of metals and alloy is carried out using cooling curve. Metal is heated till molten, then allowed to cool, and plot a temperature against time is recorded. देखो हमारे पास ये कूलिंग कर्व क्या है? कर्व से वाजह है कि कर्व है, कूलिंग हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखो एलाई कैसा बनता है? जब 2 मोल्टन एलाई सॉलिडिफाई होंगे, हमारे पास हमने एक मेटल को क्या किया, टेम्परेचर दिया, हाई फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। ये हमारे पास क्या है, टाइम है। इस टेम्परेचर से मेटल आ रहा है। देखो इस डायग्राम में ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, ये टेम्परेचर है, क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। कैपिटल टी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कितना है, बहुत ही ज़्यादा। मैं जब स्लोली कूल करूँगा और इस कूलिंग को टाइम के रिस्पेक्ट लूँगा, तो इसको हम कूलिंग कर्व कहेंगे। Cooling curve is a curve in which we
कूल अ मोल्टन एलाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। मैं देखूंगा कि जब भी मेटल कूल होगा इसके बिहेवियर में चेंज आएगा, किस टाइम में कितना चेंज आएगा, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग कर्व यूज़ करेंगे। इससे हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कंपोजिशन पुट कर ले कि कौन से कंपोजिशन पर मेटल कितना टेम्परेचर हमारे पास टॉलरेट कर सकता है, तो ये क्या है, कूलिंग कर्व है। अच्छा, फॉर अ प्योर मेटल कूलिंग कर्व डिस्प्ले अ प्लेटो रीजन। देखो हमें याद रखना है कि हमारे पास प्लेटो रीजन जो होगा वो किस चीज़ में होगा, प्योर मेटल में होगा। इलाई में प्लेटो रीजन नहीं होगा, वहाँ पर कंटिन्यूस जो है ग्राफ होगा, प्लेटो वहाँ पर नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है, देखो ये रीज़न सुन लो। यहाँ पर मेरे पास एक ही मेटल है, तो एक ही मेटल में ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें ये प्लेटो शो हो जाए। देखो अगर हम दो मेटल यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि मेटल ए में प्लेटो आ जाए और दूसरे मेटल में प्लेटो आ ही न जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, काउंटरएक्ट करेगी, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी। सिंगल मेटल में बिहेवियर होगा, लेकिन जब दो होंगे तो मे बी कि एक में बिहेवियर फर्स्ट शो हो, दूसरे में सेकंडली हो शो हो, पहले में लेटर हो शो हो जाए। तो ये जो वेरिएशन है इन कंपोजिशन, सिंगल कंपोजिशन में प्लेटो पॉसिबल है, जो डिफरेंट कंपोजिशन है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा और हमारे पास प्लेटो नहीं बनाएगा, और जो प्योर मेटल है वो क्या बनाएगा, प्लेटो बनाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ इलाई क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, वही बात है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर स्पेसिफिक मैंने कहा स्पेसिफिक पॉइंट होगा और यहाँ पर रेंज होगा क्योंकि दो मेटल्स है। फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन इलाई ऑफ टू मेटल ए एंड बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन मेटल बी। वही बात आ रही है कोरिंग की, देख लो। मेटल विच कंटेन हायर मेल्टिंग पॉइंट मेटल ए विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट, आई टोल्ड यू, at temperature T1, while other metal which crystallize above T2 will be rich in low melting point इलाई। सिंपल है, मैंने डिटेल से आपको समझाया है। अच्छा, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स लाई इन क्लोज टू द न्यूक्लियस, मैंने कहा आपको, while low melting point metal will close to the boundaries. Metal is said to be material is said to have core structure. I think it is crystal clear for you now. कोरिंग में इफेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस, जब कोरिंग ज़्यादा होगी क्या होगा, कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बी सिट अपॉन द सरफेस ऑफ एलॉय बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट एलॉय कंपोजिशन। कोरोजन पर एक कंप्लीट वीडियो है, आप वहाँ पर कोरोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख लें। यहाँ पर क्या है, कोरिंग हो जब होगी तो क्या होगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन कोरिंग कब बनेगी, जब हमारे पास कूलिंग फास्ट होगी। तो फास्ट कूलिंग का बेनिफिट क्या था, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर था। तो आपने इस रिलेशन को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है और इग्नोर नहीं करना। एक से अक्सर सिनेरियो बनाई जा सकती है, तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को फर्स्ट से अगेन स्टार्ट कर लो, इसमें इतना कोई मसला नहीं है, बार बार देखो तो आपको याद हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये इलाई का है, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस रेंज है, प्लेटो नहीं है। अच्छा, फेज डायग्राम क्या है, देखो कूलिंग कर्व तो आपने देख लिया, अब फेज डायग्राम क्या है। जब हम बहुत से कूलिंग कर्व लेंगे और उसको कंपोजिशन के साथ भी कंपेयर करेंगे तो उसको हम फेज डायग्राम कहते हैं। देखो, इफ अ सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व फॉर एलाई ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन विद इन अ गिवन एलाई सिस्टम्स आर अवेलेबल इन अ फेज डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड। देखो, अ सीरीज ऑफ एलाई सिस्टम है, अ सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व है फॉर डिफरेंट एलाई सिस्टम। एलाई सिस्टम क्या है, a complete availability or complete range of alloy. It is called alloy system. अच्छा, phase diagram is a temperature composition diagram. कूलिंग कर्व क्या था, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। फेज डायग्राम क्या है, कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ एलाई एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। देखो, आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको कूलिंग कर्व ड्रॉप नहीं करना है। आपने फेज कर्व भी ऐसा रेयर ही होता है कि आपको कूलिंग कर्व या फेज डायग्राम को ड्रा करने की कोई पूछे, लेकिन आपसे यही ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन सा क्या शो करता है, कौन सा बिहेवियर यूनिक जो ट्विस्टिंग पॉइंट्स है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ एलाई एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। वेरी सिंपल है। देखो, एक एलाई है हमारे पास, देखो एलाई सिस्टम क्या है, देखो ये एक एलाई ए है, ये पर यहाँ पर बी एलाई है।
इस यहाँ पर इस इलाके की कंपोजिशन 100% है, यहाँ पर इस इलाके की कंपोजिशन 0% है। तो यहाँ 0 से जाएंगे 100% तक, यहाँ से 100 से आएंगे 0% तक। तो आपने पहले इलाके का कंपोजिशन लिखना है, एक इलाके को एक साइड से लिखना, दूसरी इलाके को दूसरी साइड से लिख लो। और फिर क्या करो, 0 से लेकर 100 तक डायग्राम उसका रेंज दे दो, ये इलाके सिस्टम कहेगा। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर को ड्रा कर लो और बिहेवियर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो या ड्रा कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक हमारे पास आप कह लो एक बलून लाइक थिंग बना है। ये क्या है, देखो ये जो हमारे लाइन है ये है लिक्विड लाइन और ये है सॉलिड लाइन। आपने याद रखना है जो हमारे पास अपर वाली लाइन है ये है लिक्विड लाइन। Above liquid line, the whole elai is in molten state, while below the solid line, the whole elai is in solid state. So liquid line is the border line between liquid state and solid state. Solid line is the border between solid state and liquid state. इसके अंदर जो ये मटेरियल होगा ये क्या होगा, हमारे पास दो फेजेस इसमें होंगे। ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में होगा और इस यही हमारे पास जो पेज है इसको हम कोर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ये जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा हो गया तो मेटल क्या होगा, हमारे पास मेटल कोर होगा। और अगर ये स्पेसिंग कम हुई तो मेटल क्या होगा, हमारे पास लेस कोर होगा और कोरोजन रेजिस्टेंस उसकी फिर ज़्यादा होगी। तो ये कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन है फेज डायग्राम के थ्रू। अच्छा, फेज डायग्राम फॉर सॉलिड सोल्यूशन इलाई, लिक्विड स्लाइन एंड सॉलिड स्लाइन। देखो, as temperature above this line the elai is totally liquid, at temperature below this line the elai is totally solid। देखो जो रट्टा लगाते हैं वो क्या कहते हैं, बिलो, वो दोनों में फिर अबाव कह जाते हैं। ओके, कन्फ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होती है, लिक्विड स्लाइन में तो याद हो जाता है कि एज टेम्परेचर अबाउट दिस लाइन द टोटल लिक्विड इज लिक्विड। सॉरी फॉर वेरी बैड रीडिंग, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं हरी कर रहा हूँ। देखो, एट टेम्परेचर अबाउट दिस लाइन द एलाई इज टोटली लिक्विड, solid is line. At the temperature below this the line the elai is totally solid। वेरी सिंपल है। इस लाइन के नीचे जो है वो कम्प्लीटली सॉलिड है और इसके ऊपर जो है वो लिक्विड है। ये कंपोजिशन है, ये टेम्परेचर है। कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज फेज डायग्राम, व्हाइल टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज कूलिंग कर्व। अच्छा, यूटिक्टिक फेज डायग्राम। देखो, इस डायग्राम से पहले पढ़ने से पहले आप तीन इलाई को समझ लो। One is eutectic elai, other is peritectic elai, and the last one is euticoid elai। ये आप कई बार देखोगे और आपको कोई डिफ्रेंसिएशन भी नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, यूटिक्टिक इलाई क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होगा। Eutectic elai, the liquid phase transform directly into two different solid phases at a specific composition and temperature। हमारे पास एक ही लिक्विड होगा, मॉर्टल स्टेट होगा, जो कि जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो दो मेटल्स देगा। आर यू गेटिंग, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो सॉलिडिफाई होगा सिंगल ही फेज में। जो सिंगल मॉल्टन है वो क्या होगा, देखो सिंपल है। एंड इसमें फेजेस कितने होंगे, 3 फेजेस। लिक्विड, सिंगल लिक्विड विल फॉर्म 2 सॉलिड फेजेस। अच्छा, पीरिटेक्टिक में क्या है, इन पीरिटेक्टिक इलाई पीरिटेक्टिक कौन कहता है, कोई प्रीटेक्टिक कहता है। इलाई द सॉलिड फेज रिएक्ट विद प्री एग्जिस्टिंग सॉलिड फेज टू फॉर्म अ डिफरेंट सॉलिड फेज। देखो, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास एक न्यू सॉलिड फेज बनाते हैं। तो लिक्विड प्लस सॉलिड, न्यू सॉलिड फेज इज कॉल्ड प्रीटेक्टिक इलाई एंड प्रीटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, नंबर ऑफ फेजेस involved 3 phases: solid combined with liquid phase, liquid with solid, and new solid formation। This is called प्रीटेक्टिक इलाई फॉर्मेशन। ये कोई क्वाइट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने बार बार रीड करना है या स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आपके लिए इजी होगा। अच्छा, यूटिकॉइड इलाई। यूटिकॉइड इलाई a single solid phase transformed into 2 different solid phases in a specific temperature। एक ही सॉलिड है लेकिन 2 साइड्स हमारे पास दे जाता है। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो सिल्वर में फिर आने वाले हैं, वहाँ पर हमें पढ़ूंगा। अच्छा, इसमें 2 फेजेस है, एक हमारे पास ओरिजिनल सॉलिड है जो कि एक न्यू सॉलिड देगा। सो यूटिक्टिक लिक्विड ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू 2 फेजेस। Peritectic liquid react with an existing solid to form a new solid phase। Euticoid a single solid phase transform into 2 different solid phases। Very simple and easy। अच्छा, अब इसको देख लो, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, हमारे पास लिक्विड है जो कि इस पॉइंट पर
सॉलिड फॉर्म में देखो क्या है यहाँ पर, टू सॉलिड फेजेस, एक स्पेसिफिक पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है। For completely insoluble metal in a solid state, alloy of such metal consists of mixture of grain of pure metal component. Phase diagram for hypothetical alloy of two metal A and B is given here. ACE represent देखो ACE ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट लिक्विड लाइन, वाइल ABCDE ये बात हो रही है ABCDE, ये क्या है हमारे पास, सॉलिड लाइन है। Temperature of metal A and temperature of metal B are melting point of pure metal A and pure metal B. In two triangular region mixture of solid and liquid exists. Solid always is always one of the pure metals. देखो सिंपल वही बातें हो रही है, अब थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है कि हमारे पास एक लिक्विड जो है मोल्टन फॉर्म जो है वो टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा। Point C refers to eutectic alloy. It crystallizes at a given temperature, not over a range of temperature. बिहेवियर सिमिलर टू प्योर मेटल, सिंपल है क्योंकि यहाँ पर जो है मेटल कॉन्साइज हो जाएगा और प्रॉपर्टीज किसकी तरह होंगे, यूटेक्टिक के प्रॉपर्टीज प्योर मेटल की तरह होंगे। सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉयड द जर्नी। इफ डू सो प्लीज़ गिव मी अ फेवर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड। अगर आपको मेरे एफर्ट्स चैनल लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।